नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हम अपने आज के इस एपिसोड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या फिर इस बार भी यूपी का चुनाव धर्म की राजनीति पर लड़ा जाएगा, या यूं कह लीजिए कि धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। यूपी में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने यूपी में अपनी सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए ताल ठोक दी है। लेकिन क्या यूपी का यह चुनाव विकास के मुद्दे पर ना लड़ा जाकर धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। एक दूसरे पर सियासी वार हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये चुनाव यूपी का है। वही यूपी जो देश के सियासी मिजाज को तय करता है। यही वजह है कि बीजेपी को पटखनी देने के लिए एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने ताल ठोक दी है। वोटरों को लुभाने के लिए कोई जिन्ना का जिक्र कर रहा है, तो कोई टोपी का रंग बताने में जुटा हुआ है, तो कोई अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी की बात कर रहा है। अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं जहां तक एक्सप्रेस वे है, मैदान है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लाल, पीला, हरा, नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। वैसे चुनाव में मुद्दा तो विकास का होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति करने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने विकास के मुद्दे को दरकिनार कर हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे धार्मिक मुद्दों को चुनावी एजेंडा बना लिया है। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर उन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका दिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। वहीं ये तय है कि बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा ही असली एजेंडा होगा। हालांकि कांग्रेस भी अब बीजेपी की पिच पर बैटिंग करती नजर आ रही है, और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड कांग्रेस खेल रही है, उसे वो अपने लिए चुनावी फायदे के तौर पर देख रही है। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। जाहिर है यूपी में जिस तरह से चुनाव में विकास की बात ना होकर धर्म मुद्दा बन गया है, वो विपक्ष के लिए भी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि बीजेपी को काउंटर करने के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। हालांकि इस बीच जिन्ना का जिक्र करके मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश भी खूब हो रही है। अब किसकी झोली में जीत जाएगी, कौन नेता बाजीगर बनेगा और किसकी जमीन खिसकेगी, या फिर बीजेपी यूपी में एक नया इतिहास लिखेगी, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरीके से धार्मिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ना बीजेपी पीछे है, ना कांग्रेस इसमें पीछे है, ना समाजवादी पार्टी इसमें पीछे है, और ना ही इसमें नई नवेली एक पार्टी यूपी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, एआईएमआईएम का हम जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी सभाओं के अंदर मंदिर और मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, ये हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाया है। और इसी को लेकर आज हमें चर्चा करनी है, क्योंकि अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या यूपी का चुनाव इस बार भी धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, धार्मिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या विकास की बात कोई पार्टी करेगी भी या नहीं करेगी? क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को विकास की बात करनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए,
शिक्षा की बात होनी चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, सड़क की बात होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, एआईएमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी ये पार्टियां हैं जो चुनावी ताल ठोक रही हैं इस चुनाव के अंदर, क्या उनकी ओर से ऐसा किया जा रहा है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नेहा दुआ हैं, नेहा दुआ जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही सृष्टि कश्यप जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक राय जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सृष्टि जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप तो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं ना, आप तो ये दावा करते हैं कि आप सेक्युलर पार्टी हैं, फिर राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व तो कैसे याद आ रहा है? कैसे वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं? क्यों? वो अगर हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी का फर्क आपको समझाएंगे तो क्या हमारी सेक्युलरिज्म उसमें खत्म हो जाएगी? क्या आज इस देश में हर एक हिंदू आरएसएस की विचारधारा से मेल रखता है, अपनी सोच रखता है? ये बात तो गलत है, बिकॉज मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं नहीं उस विचारधारा से आती हूँ। तो वो उन्होंने एक बहुत क्लियर एक फर्क समझाया है कि हिंदू कौन है, महात्मा गांधी जो और हिंदुत्ववादी कौन है, वो नाथूराम गोडसे है जो पीछे से छुरा घोंपते हैं, पीछे से वार करते हैं, जो हमेशा धर्म का चोला ओढ़ के आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा सत्याग्रही रहे हैं। और महात्मा गांधी सत्याग्रही रहे, सत्य के साथ चलने वाले। तो ये फर्क समझाया है, इससे इतनी बौखलाहट क्यों है? हमारे सेक्युलरिज्म को खतरा कहाँ से हो गया जब हम लोगों को उनके फर्क को समझा रहे हैं कि जो आज पार्टी 2014 से बनी हुई है इस देश में, वो हिंदुत्ववादी है, वो हिंदू पार्टी नहीं है ना, वो हिंदू धर्म से आती है। क्योंकि हिंदू धर्म कभी इस तरीके से कठोर नहीं हो सकता, कभी दूसरों का बुरा नहीं सोच सकता। जो आज हमारे देश में दंगे होते हैं, लाठीचार्ज होता है, किसानों के साथ जो अन्याय होता है, बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की, वो एक हिंदू धर्म से आते हुए, सनातन धर्म से आते हुए इंसान नहीं कर सकता। तो ये झूठ का पर्दाफाश किया गया है, एक क्लियर डेफिनेशन बताई गई है। सृष्टि जी, आप हिंदू और हिंदुत्ववादी को अलग अलग कैसे कर सकती हैं? इसको आप अलग अलग कैसे समझ सकती हैं? क्योंकि बीजेपी का तो ये कहना है, बीजेपी तो ये कह रही है कि जो हिंदू होकर भी हिंदुत्ववादी नहीं है वो नकली हिंदू है। देखिए, अभी भाजपा क्यों मोदी जी बौखला के वहां पे गंगा में जा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रहे हैं? क्यों उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू है? क्योंकि आज तक वो हिंदुत्व की राजनीति करने आए थे, लेकिन जब ये फर्क जनता को समझाया गया कि कौन हिंदू है, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदुत्ववादी नहीं थे, गोडसे थे, तो ये फर्क आपके सामने है। इसको क्लैरिफाई करने में हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर हिंदू होते, सनातन धर्म के होते, उन्हें सबकी अगर आदर करना होता, मान करना होता, आज हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन है, जितने दलित भाई बहन है, ठीक है, उन पे इस तरीके का अत्याचार है। सृष्टि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। नेहा दुआ जी, देखिए, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आपका फर्ज बनता है कि चुनावी मुद्दे जो हैं उनसे ना भटका जाए, लेकिन आप भी तो इसमें पीछे नहीं है ना। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये बात कहते हैं कि भाई देखिए अयोध्या का काम पूरा हो गया, अब मथुरा की बारी है, अगर अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, आप उसको अपनी सभाओं में बार बार उठा रहे हैं, क्या समझा जाए इससे? 4.5 साल में जो आपने काम किया है उसको क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? हम तो बता रहे हैं, हमने जो 5 साल में काम किया उस सारे काम को गिनवा रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा जो है ये लोग उठाते हैं, कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। नाम लेते हैं कि गांधी और गोडसे का। मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज यही कर्टेसी आप भी रखिए। जी बिल्कुल। तो नाम लेते हैं कि गांधी जी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्व था, मतलब हिंदुत्ववादी था। अरे गांधी, हमारे समाज में गांधी जी को भी पूजनीय माना जाता है, हमारे समाज में जो है सुभाष चंद्र बोस को भी पूजनीय माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस वो थे जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा लगाया। वो वैसे नहीं थे कि ठीक है अहिंसावादी। तो यहाँ आप कंपेयर कर रहे हो हिंदू और हिंदुत्व को बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो ये काम आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। हमने गोडसे को नहीं कहा कि फेवर किया कि नहीं गोडसे, नहीं, वो विचारधारा से देखिए, वो आपने और आप अपना हिंदुत्व, हम लोग शुरू से 4 साल से मोदी जी गंगा स्नान कर रहे हैं, इसके फोटो सारे वीडियो जितने भी न्यूज चैनल है उस पर देख सकते हैं। इनके यहाँ आते जनेऊधारी बन जाते हैं जो राहुल गांधी जी जनेऊ डाल डाल के घूमते और कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ और मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, मैं हिंदू हूँ। आपको बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ी है कि आप हिंदू हो? हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। पूरी
लेकिन नेहा जी ये भी तो आपने सुना होगा ना जी। नेहा जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आपने ये भी तो सुना होगा, वो बता रहे थे कि मेरा हिंदू और हिंदुत्ववादी से कहने का मतलब क्या है। उनका ये कहना था कि जो महात्मा गांधी हैं वो हिंदू थे और गॉड से हिंदूवादी था। फर्क बता रहे हैं ना, विचारधारा का फर्क बता रहे हैं वो। क्या थे बताइए? अगर वो हिंदू सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वो हिंदू नहीं थे। तो उन्होंने बात ये लोग जान के भटका रहे हैं मुद्दा। इन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया, जबकि हिंदू वही है, हिंदुत्व भी वही है। कोई ऐसा अलग नहीं है। जो मुस्लिम होते हैं वो दिख रही है नेहा जी कि आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया। घूमते हैं और बताना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे लगता है पूरी तरह से इन्होंने हिंदू को बात गोडसे की होती है। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा, सृष्टि जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक भी सवाल नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी सर, आप भी तो कम नहीं है, आप ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। शुरुआत कौन कर रहा है? जिन्ना का जिक्र किसने किया? औरंगजेब को कौन लेकर आया चुनाव में? आप ही लेकर आए ना सर। और फिर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो धर्म की राजनीति करती है। मैं इस बात को आपको पहले बहुत सीधे तरीके से मैं बताना चाहता हूँ जी। अगर आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 नहीं 2 नहीं 4 इंटरव्यूज हो गए जिन्ना वाले मुद्दे पे। सिलेक्टेड जर्नलिज्म की जरूरत नहीं है। काइंडली प्लीज डू लुक इनटू द इंटरव्यू। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा। हम जिन्ना को लेके नहीं, क्या जिन्ना का जिक्र नहीं किया उन्होंने? सर क्या उन्होंने जिन्ना का जिक्र नहीं किया? आप पूरी बात सुने, आप सुनना नहीं, क्या उन्होंने ये नहीं? तो आप अपने आप मुझे नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप अगर ये कहेंगे सर, आप अगर हमें पत्रकारिता सिखाएंगे तो मुझे आपको बताने की जरूरत है सर कि इसमें अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो कहा गया है। जी नहीं देखा जी, आपने वो पूरा इंटरव्यू देखा है कि नहीं? जी बोलिए। जरूर देखेगा, दोबारा देखेगा उस इंटरव्यू में। ठीक है सर बोलिए। उन्होंने कहा था, मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जहां से बैरिस्टर की डिग्री ली वहां पे उन्होंने जिन्ना का भी नाम लिया था। उन्होंने कभी उसकी तारीफ नहीं करी। आप एक चीज बता दो, सब कहो कि तारीफ करियो, मैं आप जो कहते हो, मैं राजनीति छोड़ने की बात करता हूं अगर उन्होंने तारीफ करी हो। उन्होंने कहा है कि जिन्ना भी बैरिस्टर थे एंड ही केम फ्रॉम द सेम स्कूल, बस यही बात कही थी। उसको जबरदस्ती क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, 4.5 साल 5 साल काम नहीं किया। धर्म को कौन लेके आता है? आप बताओ। अयोध्या एग्जाम्पल है जहां रामलला का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है वो मंदिर, और वहां पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, आज की डेट में भी है जी। तो ये जनता ने जवाब दिया। जनता इस लोकतंत्र की भगवान है और लोकतंत्र में आप जनता से वोट मांगने जा रहे हो। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है जी। 16 लाख लड्डू बटे बनारस में, लेकिन अभिषेक जी किसी बनारसी को लड्डू नहीं मिला। विपक्षी देखिए अभिषेक जी, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि आपका एक फर्ज बनता है कि अगर आपको लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी या उसके नेता भटक रहे हैं, चुनावी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें उलझ जाते हैं? आपको उनको ट्रैक पर लाना चाहिए, आपको विकास की बात करनी चाहिए। अगर आपको सत्ता में आना है तो आप बताइए कि अगर आप सत्ता में वापसी करते हैं, सत्ता में अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से यूपी का विकास करेंगे? वो काम तो आप भी नहीं कर रहे ना सर। मैं वही बात बता रहा हूँ, आप प्लीज जरूर सुनिए जी, बहुत सीधे से बता रहा हूँ, प्लीज मुझे बिना इंटरप्ट किए ना 30 सेकंड बोलने दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस ये कह रहा हूँ आपसे, आप सुनिए। हमारा विकास का विजन है। हम क्या कहते हैं? हम महंगाई कम करेंगे। जो 2014 में डाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी की बुआ बन के बैठी हुई है, उस पर ये बात नहीं करते। हम बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 5 ऑफिसेज नहीं गिना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके प्रवक्ता, नहीं जी गिना पाएंगे कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा उसमें। हम किसानों की आय ये लोग दुगनी करना चाहते थे, आज खाद नहीं मिल रही है, तगने हो गए खाद के दाम, डीएपी नहीं मिल रही है, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 काले कानून वापस लेने पड़े। हार का डर था पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में, बिना बहस के उन्होंने वापस लिया और माफी मांगी, देश की जनता से माफी मांगी उन्होंने और किसानों से माफी मांगी। अजय मिश्रा टेनी का लेटेस्ट एग्जांपल है। एसआईटी रिपोर्ट में साबित हो गया कि उनके बेटे ने षड्यंत्र हत्या करी। क्यों उनको बैठा रखा है? क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं किया? इतने लाडले हैं कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते रहेंगे, रौंदते रहेंगे। और अभी आपने पत्रकार बंधु के साथ देखा होगा, कल की घटना है, पूरा वीडियो वायरल है, किस तरीके से उन्होंने पत्रकार बंधु की बेइज्जती करी।
उनसे बड़ा कौन है अपराधी इस समय? क्यों नहीं उनको बर्खास्त करते? क्यों उनको इतना जी आप तवज्जो देते हैं? ठीक है अभिषेक जी, आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने पूरा 1 मिनट दिया आपको, और बल्कि 1 मिनट से ज्यादा आप बोले। मैं फिर से लौट रहा हूं सर आपके पास। सचिव जी, मेरा सवाल आपसे ही है, अभी मैं सुन रहा था आपको, आप बता रही थी कि मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, आप बता रही थी किस तरीके से वो मंदिर जा रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को हिंदू होने का वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं है ना। राहुल गांधी कभी अपना गोत्र बताते हैं, राहुल गांधी कभी जनेऊ धारण करते हैं, राहुल गांधी कभी शिव मंदिर जाते हैं, कभी दूसरे मंदिर जाते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदूवादी नहीं हूं। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? साबित आप करने की कोशिश कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर मोदी जी को आज अपना धर्म साबित करना पड़ रहा है, सोचिए किस लेवल पे भाजपा आज आ गई है। वहां पे जब नदियों में वो गए, कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए वो दृश्य इसी साल के अप्रैल महीने का बनारस की नदियों में, जहां हमारे रही थी। जी बस इमेजिन करिए, जहां मोदी जी खड़े, उसके अगल बगल अप्रैल की वो दशा, उस नदी की जहां पे लाशें बह रही थी। वहां तब जाना चाहिए था, तब वो अपना राजनीतिक धर्म निभाते, तब वो अपना राष्ट्र धर्म निभाते अपने लोगों के साथ खड़ा होने के लिए। लेकिन नहीं किए। ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति का धर्म आज तक नहीं निभा पाए। क्यों अजय मिश्र टेनी के साथ वो मंच साझा करते रहे? जितनी बार वो लखनऊ आए, जितनी बार वो उत्तर प्रदेश आए, कल अजय मिश्र टेनी ने इतने बुरे तरीके से हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ बिहेव किया, फिर भी कोई एक्शन नहीं। ठीक है मैम, उस पर हम चर्चा फिर किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि ये चर्चा अजय मिश्र टेनी के ऊपर नहीं है आज। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। नेहा दुआ जी, देखिए आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, अच्छी बात है। हिंदू होने के नाते हम भी कहेंगे कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी। लेकिन सिर्फ धार्मिक मुद्दों की बात की जाए, विकास की बात ना की जाए, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने 4.5 साल में क्या किया है। आने वाले समय में अगर आप इतिहास को दोहराने की कोशिश करेंगे या आप एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, तो आप क्या काम पेंडिंग ऐसे रह गए जिनको काम पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप अगर उसको बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। मैम, मानती हैं आप ऐसा? की बात करना ही नहीं चाहते ये लोग, हिंदुत्व खेल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट किसने बनवाया? यूपी में हमने बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? हमने बनवाया। 12 एम्स का शिलान्यास जिसमें 2 बच्चे तैयार हो चुके, किसने बनवाया? हमने बनवाया। रोड जो इतने अच्छे आज रोड बन रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बन रहा है, वो किसने बनवाया? हमने बनवाया। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं ना, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर। मैं आ रहा हूँ, देखिए एक एक करके आप अभी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम बनवा रहे हैं, गलत कैसे बोल रहे हैं? लेकिन नेहा जी, आपको इन्हें काउंटर करना चाहिए। हाँ मैं कर रहा हूँ ना मैम, काउंटर मैं कर रहा हूँ। काउंटर देखिए, काउंटर करने का मेरा काम है, मैं काउंटर कर रहा हूँ, मुझे मौका तो दीजिए आप। अगर आप एक साथ सारे बोलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा किसी को भी। देखिए हमें एक सार्थक बहस करनी है, एक सार्थक चर्चा हमें करनी है। 4.5 साल में और बाकी पार्टियों ने जो वहाँ पर 20-20 साल राज किया, उनके पास 4 काम भी। लेकिन नेहा जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम, बहुत छोटा सवाल है। समाजवादी पार्टी आरोप आपके ऊपर लगातार लगाती रही है कि भाई काम हमने किया, हमारे कामों का सिर्फ आप फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं किया है आपने पिछले 4.5 साल में। ये आरोप है आपके ऊपर। सपने सभी देखते हैं, मुंगेरी लाल ने भी हसीन सपने देखे, लेकिन सपनों को साकार करने का काम हमने किया है और हमने पूरा किया है उसे। बाकी पार्टियां वहाँ 20-20 साल रही हैं और कांग्रेस भी वहाँ 20 साल रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ 4.5 साल में, मैंने आपको इतने सारे काम गिनवा दिए। राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, आप यहाँ पर ये देखिए, एयरपोर्ट यूपी में आ गए हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और ऐसे 5 एयरपोर्ट जो है, 5 से 6 एयरपोर्ट वहाँ यूपी में ही बन रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ यूपी की अगर आप बात पूछ रहे हो तो यूपी की सिर्फ विकास की बात आपको बता रही हूँ। कुशीनगर एयरपोर्ट हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, 2 एम्स हो गए, और ये सारी बातें और क्या है, इसे ही कहते हैं। और तो सबसे बड़ी बात, जो हमारा ये क्या कहते हैं, आईटी का पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, जो आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। इससे 25 लाख नौकरियां, जो लोग कहते हैं ना नौकरियां कहाँ से आएंगी, 4.25 लाख तो अभी सरकारी नौकरियां हैं जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई हैं, जिसका विवरण ये जाके देख सकते हैं, पोर्टल पे है, सरकार के पोर्टल पे। अब बाकी रही 25 लाख नौकरियों की बात, तो वो
बकायदा इतने सारे जो काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है वहाँ रोजगार नहीं लोगों को मिलता, ऐसे मुफ्त में काम करते हैं। ठीक है नेहा जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभिषेक राय जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ सृष्टि जी। जी अभिषेक जी। बहुत सीधी सी बात है कि मैं बहन को अपनी बहन नेहा जी को ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में नेहा जी आ रहा हूँ आपके पास, कैसे लौटूंगा जी। सुन लीजिए नेहा जी, 2016 में जमीन अधिग्रहण हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट का और 110 करोड़ रुपए उन्मुक्त हुए। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर एम्स की जमीन पहले जो पसंद आ रही नहीं आ रही थी उसको भी हमारी सरकार ने अलॉट किया। तीसरी बात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबको पता है किसकी सोच थी, 90% अधिग्रहण करके हमने उसका बजट उन्मुक्त किया। आपने आके सिर्फ टेंडर कैंसिल किया और आईसीआर के इंडियन कांग्रेस ऑफ रोड के मानकों के हिसाब से नहीं बनाया। चौथी बात, राम मंदिर आपने नहीं बनवाया, आपकी हर जगह बहुमत की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। सर लेकिन देखिए राम मंदिर का बार बार जिक्र करेंगे। देखिए अभिषेक जी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दे, मैं इनके हर आरोप का जवाब दे रहा हूँ, प्लीज बात कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद बात आपकी सुनूंगा, कोई सवाल सुनूंगा। जी जी बोलिए। जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जेवर एयरपोर्ट में किसानों को अभी भी उचित मुआवजा नहीं मिला, सबको पता है। और स्विस कंपनी को ये स्विट्जरलैंड से काला धन ले आने गए थे, 15 लाख अकाउंट में डाले गए थे। स्विस कंपनी बना रही है, ज्यूरिक की कंपनी, सबको पता है। इंडियन कंपनी को 50 करोड़ उनकी बिड कम थी, उसके बाद भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है सर, रही बात मैं एक सवाल कर 5 लाख रोजगार की बात कर रही थी, सुन ले, 5.25 लाख रोजगार की बात कर रही थी। सूचना विभाग उत्तर प्रदेश को अभिषेक जी समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं और आप नेहा जी की बात का जवाब दे रहे थे, वो सुन लिया मैंने। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है सर, देखिए आप बार बार मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदू होने के नाते हो सकता है कि आपको भी इस पर गर्व होगा कि देश के अंदर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब उसके लिए तो आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए। आप बार बार मंदिर की बात ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सरकार तो आपकी भी रही सर, आपने क्यों नहीं बनवा दिया था? आप भी सत्ता में रहे ना। 15 सेकंड चाहिए जी, 15 सेकंड मुझे चाहिए। हाँ, हिंदू होने पे मुझे गर्व है जी। आप अरबों करोड़ों के मंदिर बनाइए, लेकिन जो बाहर गरीब जो भीख मांग रहा है, जिसकी थाली से आपने निवाला छीन लिया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो शिव भक्त नहीं है? गरीबों की थाली से निवाला छीनने वाली है सरकार। हमें मंदिर बनाने की, अरे आप भव्यता वो गरीबी दूर करने में दिखाओ। आप बड़े प्राउड से कहते हो 80 करोड़ को आपने वो दे दिया। आप हंगर इंडेक्स में कहाँ हो सबको पता है। आप निचले पायदान पे चल रहे हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे हंगर इंडेक्स में हमें बात करते हो। नहीं, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, आईटी के टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल को ठीक है, एक एक करके आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास उसमें भी तो कुछ बोलिए, वो आपका विजन था। जी। टेक्सटाइल पार्क बनाना, आईटी के टेक्सटाइल पार्क, ये आपका विजन था, ये आपका विजन नहीं था, ये मोदी जी का विजन था, जिसमें इतने सारे टेक्सटाइल को बूम पे लाने के लिए, इसीलिए आज हंगर इंडेक्स में अमीर घर के पहले हंगर इंडेक्स में मोदी जी का विजन है। इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा। हंगर इंडेक्स की बात कर ले आप नेहा जी। ठीक है, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। देखिए हमारा जो चर्चा का विषय है आज का, वो है धर्म को लेकर, विकास को लेकर, कि ये चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए, धर्म के नाम पर होना चाहिए, लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं। चलिए मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगा अगर समय बचा तो। सृष्टि कश्यप जी, आपका भी मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद है, ठीक है, आप धार्मिक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी आपको लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी की नैया पार लग पाएगी और साथ से आप आगे बढ़ पाएंगे? धार्मिक मुद्दों को उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे, हम जनता को एक फर्क बता रहे हैं। महात्मा गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे, हम गांधी की विचारधारा से, गांधी की पार्टी से आते हैं, हम उसको लेकर आगे चलते हैं, जिसकी वजह से इस देश ने 70 साल से विकास किया, विकास के रास्ते पे चली है। हंगर इंडेक्स हो, पॉवर्टी इंडेक्स हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स हो, हर इंडेक्स में आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है, इनकी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद। 30 वर्षों का सबसे वो है हाईएस्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, होलसेल इन्फ्लेशन। आज 45 ईयर्स का हाईएस्ट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हर 16 मिनट पे एक लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में रेप। जी ठीक है, मैं समझ गया बात आपकी। नेहा जी जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, सबका मुझे लेना है आखिरी कमेंट, जल्दी से नेहा जी, जल्दी से 10 सेकंड। एक एक करके मैं भ्रष्टाचार से मुक्त किया है हमने यूपी को भ्रष्टाचार से मुक्त किया, ऐसे लोगों से मुक्त किया है जो गुंडा राज से मुक्त किया है। और हमारे को और दोबारा जनता चुन के बैठाएगी तो हम यहाँ से एक भी गुंडे को रहने नहीं देंगे, तख्ती पहन के लोग इन्हीं के कार्यालयों में। ठीक है मैम, मैं आप दोनों से उम्मीद करूंगा कि अब आप दोनों बीच में नहीं बोलेंगे। आखिरी कमेंट मुझे अभिषेक जी का लेना है, उसके बाद
प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना होगा। अभिषेक जी क्या कहेंगे, उम्मीद है वापसी करेंगे आप? नेहा जी ने बिल्कुल वापसी कर रहे हैं, हमारी सरकार आई है। आप हमारे विजय रथ यात्रा को देख रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है वो बदलाव का, इंकलाब का संकेत है। अभी नेहा जी कह रही थी ना, गुंडों की बात कर रही थी। अरे जब आप अजय मिश्रा टेनी जी की भाषा और उनकी हिस्ट्री देख ली है और उनको मंत्री बना रखा है, तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। जनता सब जानती है। ठीक है, समय की मेरे पास कमी है सर, समय की मेरे पास कमी है। नेहा जी आपका, सृष्टि जी आपका और अभिषेक जी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का चुनाव भी धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा, धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, या विकास की तरफ भी ये पार्टियां रुख करेंगी, विकास की बात भी करती हुई आने वाली जो जनसभाएं होंगी इन तमाम पार्टियों की उसमें करती हुई नजर आएंगी। इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, आप भी इस पर पैनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन कौन हमारी स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कौन हमारी चिकित्सा की बात कर रहा है, कौन हमारी शिक्षा की बात कर रहा है, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की कौन बात कर रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और इसीलिए इन पार्टियों को लाइन पर लाने का काम हम लोगों का भी है।